वर्ष 2010 में उत्तराखंड की एक घटना ने लोगों का रिश्तों से भरोसा उठा दिया। यह घटना उत्तराखंड में हुए अपराधों में अब तक का सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। यह घटना एक ऐसे आदमी की है जिसने जिस औरत के साथ लव मैरिज किया, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उस शख्स ने उसी औरत का खून कर दिया। और खून करने के बाद उस आदमी ने अपनी पत्नी की शव को छुपाने के लिए जो तरकीब अपनाई वो खून करने से भी ज़्यादा डरावनी और शर्मनाक थी। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। 10 फरवरी 1999 को राजेश और अनुपमा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों के बीच साल 1992 से चले आ रहे प्यार को उस दिन एक नया नाम मिल रहा था। दोनों अब विवाह करने जा रहे थे और दोनों लव मैरिज कर रहे थे। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। विवाह के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका में रहने लगा। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2006 आया। राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए। इस जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। इनका परिवार अब पूरा हो गया था। साल 2008 में राजेश अनुपमा के साथ अमेरिका से वापस दिल्ली आ गया। राजेश ने इंडिया में ही रहने का फैसला किया और अपने पत्नी और बच्चों के साथ देहरादून में ही रहने लगा। और देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में किराए के मकान में रहने लगा। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा के रिश्तों में अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था। अब उनके रिश्तों में खटास आ गया था। अब दोनों बात बात पर एक दूसरे से लड़ने लगे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे। इस तनाव भरे माहौल में गुलाटी परिवार को लगभग 2 साल चले गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा देहरादून से अचानक गायब हो गई। राजेश ने अपनी पत्नी को गायब होने के किसी भी तरह कोई भी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई और न ही उसे तलाश में किसी तरह की दिलचस्पी दिखाई। अनुपमा के गायब होने के बाद 4 साल के दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान रहने लगे। दोनों अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगे। जब दोनों बच्चे अपने पापा राजेश से पूछते कि माँ कहाँ है, तब राजेश उनसे कहता कि मम्मी तुम्हारे मामा के यहाँ दिल्ली गई है और वो जल्दी घर वापस लौट आएगी। पर यहाँ मामला ही कुछ और था, क्योंकि अनुपमा अपने मैके दिल्ली में थी ही नहीं। उधर अनुपमा की माँ बाप भी बेटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे, क्योंकि कई दिनों से फ़ोन पर अनुपमा से बात नहीं हो पाई थी। वो जब भी अपने दामाद राजेश से बात करने के लिए कहते तो राजेश बातों को टाल देता। एक दिन अनुपमा के माँ बाप ने राजेश से फ़ोन पर पूछा कि आखिर अनुपमा हमसे फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती। तब राजेश ने बताया कि उन दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई है और वो गुस्से में घर से कहीं चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा घर लौट आएगी और आप लोगों से बात भी करेगी। अनुपमा के माँ बाप को भी लगा कि पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और जब अनुपमा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने घर वापस आ जाएगी। ऐसे ही लगभग 1.5 महीने बीत गए और उन बूढ़े माँ बाप को अनुपमा के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल पाई। तब उन्होंने अपने बेटे सुजान कुमार प्रधान को देहरादून अनुपमा की समाचार लेने के लिए भेजा। अनुपमा को लापता हुए 57 दिन बीत चुके थे और ठीक 97वें दिन दिसंबर 2010 को अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान अपनी बहन अनुपमा के घर देहरादून पहुंच गया। सुजान कुमार प्रधान ने जब अपने जीजा राजेश गुलाटी से अपनी बहन के बारे में पूछा, तब राजेश ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि अनुपमा कहाँ पर है। राजेश अपने साले सुजान प्रधान के हर सवाल के गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे सुजान प्रधान को अपने जीजा राजेश पर शक होने लगा। सुजान को लगा हो ना हो राजेश को पक्का ये मालूम है कि अनुपमा कहाँ है। सुजान प्रधान जब अनुपमा से मिलने के लिए घर के अंदर जाने लगा, तब राजेश उसके सामने आ गया, उसे घर के अंदर जाने से रोकने लगा।
सुजान प्रधान अपने जीजा राजेश के इस कृत्य से बुरी तरह चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया कि हो ना हो उसकी बहन के साथ कुछ तो हुआ है। इसके बाद उसने बिना देरी किए छावनी थाने में अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस मामले की छानबीन के लिए सुजान प्रधान के जीजा राजेश गुलाटी के 2 कमरे वाले मकान पर पहुंची। पुलिस ने कमरों का कोना कोना की तलाशी ली, पर अनुपमा उन्हें नहीं मिली। तभी अचानक पुलिस की नज़र कमरे के कोने में रखे एक नए डीप फ्रीजर पर पड़ी। पुलिस ये सोचकर हैरान हुई कि डीप फ्रीजर तो अक्सर दुकानों में रखे जाते हैं, घरों के लिए तो नॉर्मल फ्रीजर यूज होता है। राजेश को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि घर में डीप फ्रीजर रखना पड़ गया। पुलिस ने उस डीप फ्रीजर को खुलवाया। जब डीप फ्रीजर खुला तो पुलिस ने उससे कई सारी काली पॉलीथीन की थैलियां रखी पाई। उन थैलियों में जो भी था वो जम के पत्थर जैसा हो चुका था। उन सारे थैलियों को डीप फ्रीजर से बाहर निकलवाया गया। जब थैलियों से बर्फ पिघली और उसे पुलिस ने खोलकर जब उसके अंदर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। थैलियां इंसानी गोश्त के टुकड़ों से भरी हुई थी। इसके बाद एक एक करके सारी थैलियां चेक की गई। सब में इंसानी शरीर के कोई न कोई टुकड़े मौजूद थे। एक पूरे इंसान को 70 टुकड़ों में काट कर कई पॉलीथीन की थैलियों में भर दिया गया था। पुलिस ने उन सारी थैलियों और वहां मौजूद सारे सबूतों को जब्त कर लिया। अभी एकदम साफ हो चुका था कि ये मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को राजेश गुलाटी से पॉलीथीन के राज उगलवाने में ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। राजेश ने बिना किसी पछतावा के पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अनुपमा के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए थे और उनके संबंध तब और ख़राब हो गए जब वो देहरादून में शिफ्ट हुए। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी झगड़ा होती और धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती। राजेश अनुपमा से इस बात को लेकर लड़ता कि अनुपमा का अमेरिका में उसके एक दोस्त के साथ चक्कर चलने लगा था। अनुपमा राजेश से इस बात को लेकर झगड़ती कि राजेश के शादी के बाद भी कोलकाता की एक महिला से अनैतिक संबंध था। पुलिस की पूछताछ में राजेश गुलाटी ने इस बात को खुलासा किया कि अमेरिका से वापस लौटने के बाद उसने चुपके से कोलकाता में एक महिला से विवाह कर ली थी। अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा रोधी शाखा अपने पति के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसकी वजह से राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक अनुपमा कुछ ही महीनों के बाद उससे और पैसों की डिमांड करने लगी। राजेश के अनुसार 17 अक्टूबर का अनुपमा यही मुद्दा लेकर राजेश से बहस करने लगी कि 20,000 रुपये उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसे और पैसे चाहिए। अब दोनों पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर बहस चालू हुई और धीरे धीरे इस बहस से हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। इसी बीच राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे धक्का दिया, जिससे अनुपमा अपना आप बैलेंस खो गई और गिर पड़ी। गिरते ही अनुपमा का सिर बेड के कोने से टकराया, जिससे वो बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो राजेश को लगा कि अनुपमा मर गई है, लेकिन जो अनुपमा के नज़दीक गया तो उसने देखा कि अनुपमा की सांसें चल रही है। अब उसके मन में ये द्वंद्व चलने लगा कि वो अपनी पत्नी को करे तो क्या करे। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो उसे जरूर जेल भिजवा देगी, पर उसने सोचा कि इससे अच्छा ये होगा कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया कभी ये जान ही ना पाए कि अनुपमा के साथ हुआ क्या था। अब अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए राजेश गुलाटी ने एक और खतरनाक गुनाह करने की ठान ली। राजेश घर में रखे कॉटन ले आया और उस कॉटन को बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस दिया ताकि वो सांस न ले पाए। दम घुटने से जल्दी ही उसकी मौत हो जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही देर बाद अनुपमा की सांस थम गई। राजेश के सामने अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अब लाश को करे क्या। इसके लिए वो सोचा कि वो लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक कर आएगा, लेकिन अगर वो लाश को अपने घर से बाहर खड़ी अपनी कार तक ले जाए और किसी ने देख लिया तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। 2 दिनों तक राजेश इसी ओह पोह में फंसा रहा कि लाश का करे तो करे का। इस दौरान अनुपमा की लाश 2 दिनों तक राजेश की बाथरूम में पड़ी रही। अब इसके लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि लाश को छोटा करना पड़ेगा और धीरे धीरे कर उसे ठिकाना लगाने पड़ेगा।
घटना के 2 दिन बाद राजेश गुलाटी मार्केट गया और एक इलेक्ट्रिक आर यानी ग्राइंडर मशीन, एक हथौड़ा, एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। अनुपमा ने जिस इंसान के साथ ना जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने उस इंसान ने 2 खूबसूरत बच्चे दिए थे। उस दिन वही इंसान उसके शरीर से उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के अंगों को एक एक करके काटने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून की छींटों से भर गया, पर वो अपनी पत्नी की लाश को काटता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि उस लाश को 70 टुकड़े नहीं कर दिए। फिर इन टुकड़ों को उनको छोटा छोटा करके कई काली पॉलीथिन की थैलियों में भर दिए और इन थैलियों को डीप फ्रीजर में रख दिया ताकि लाश के टुकड़े सड़े ना और उसमें से बदबू ना आए। अब वो आसानी से अनुपमा को ठिकाने लगा सकता था। इस बीच वो कई बार इन पॉलीथिन की थैलियों को ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के जंगलों में गया। इन थैलियों को फेंकने में उससे बहुत सावधानी दिखाई। इसके लिए वो एक बार में केवल एक ही थैली फेंकने लेकर जाता था और साथ में वो अपने दोनों बच्चों को भी ले जाया करता था। जिस माँ से मिलने के लिए दोनों बच्चे 57 दिनों तक परेशान रहे, रोते रहे, अब वो माँ उन्हीं के घर के डीप फ्रीजर में लाश बनकर पड़ी थी। दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई अगर अपने बहन से मिलने नहीं आया होता तो ये राज खुलने में कितना मुश्किल हो जाता। राजेश गुलाटी ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से कबूल कर लिया। पुलिस ने उससे जो भी पूछा उसका वो बड़ी आसानी से जवाब देता गया। राजेश ने पुलिस को बताया उसने जो भी किया सही किया और ये सब उसने अपने बच्चों के भले के लिए किया। पुलिस ने कुछ थैलियों को उस जगह से बरामद भी कर लिए जिस जगह राजेश ने उन्हें फेंके थे। इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेश गुलाटी को अनुपमा की हत्या का आरोपी बताते हुए देहरादून कोर्ट में 10 मार्च 2011 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने राजेश गुलाटी को दिसंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने उस पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया और कोर्ट ने कहा कि इन पैसों में से 70,000 राजकीय कोष में जाएंगे, बाकी बचे हुए पैसे राजेश के बच्चों के बैंक अकाउंट में जमा होंगे जिसे उनके देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे। राजेश गुलाटी ने 2017 में ही देहरादून के निचली अदालत में इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। तब ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। राजेश के दोनों बच्चों अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने मामा सुजान कुमार प्रधान के साथ रह रहे हैं।